ये हुसैनियत है वहां थोड़ी सी कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो महफूज रखा है और उसको बढ़ाया है। वो एक कुव्वत है, वो एक यानी ऑर्डिनरी पावर नहीं है, वो अमेरिका के बराबर की पावर ना सही, लेकिन ये है कि अमेरिका उसको तहस नहस नहीं कर सकता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आप सीधा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही अहम मालूमात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में मौजूद हैं। आज जो कुछ हम बात करेंगे वो कई मौजू हैं। खासतौर पर एक तो ये कि वियना में बातचीत कहां तक पहुंची, क्या कुछ हुआ, फिर ब्रेक हो गया। कुछ कहा जा रहा है एक तरफ से कि कुछ पेशरफ्त हुई है, फिर छोटे से ब्रेक के बाद में मिलेंगे। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ हो सकता था वैसा नहीं हो सका। इसके अलावा बहुत ही अहम बात है, चूंकि नकवी साहब अब तक कई बार हमें बता चुके हैं कि दुनिया बदल रही है। इस वक्त अभी पिछले दिनों चीन और रूस के प्रेसिडेंट्स की समिट हुई है, सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताएंगे, और उसके अलावा सऊदी अरब में क्या कुछ सियासी उथल पुथल के इशारे हैं। जीसीसी समिट में जिस तरह से शाह सलमान मौजूद नहीं थे, उसके बाद कुछ अटकलें तेज हो गई हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आज बहुत ही टाई के साथ और रंगीन एक ड्रेस के साथ आप आए हैं। कुछ खास बात क्या है आज? आगे तो बात होगी, जरा इसके बारे में बताइए। ये जो रंगीन मामला है वो तो रंग मेरी तबीयत में है, लेकिन ये टाई का जो सिलसिला है तो आपसे क्या चुराना, सर्दी लग रही थी, मफलर की जगह टाई ये काम भी करता है। तो लिहाजा अगर ये गला खुला हो तो ये बंद हो जाए तो ये मफलर की तरह काम करता है। ये वजह है जो मैंने टाई लगा ली। फिर सोचा कि हमारे सामीन जो हैं वो भी सर्दी ही से गुजर रहे होंगे तमाम। हालांकि सदर्न हेमिस्फीयर में तो इस वक्त गर्मी चढ़ रही होगी अपने उरूज पे, जहां जहां भी आप हैं। बहरहाल वजह मेरे टाई लगाने की ये है। बात रही, पहले तो आ जाए हम इस पे अपने वियना पे। वियना में जो गुफ्तगू हो रही है 4+1, हालांकि 5+1 पहले होती थी, और उसमें जो जब आया है एक रिएक्शन अमेरिका से, वो बिल्कुल तकरीबन गालिब का शेर है कि जितने बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज्यादा हो गए उतने ही कम हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि उस शेर के तो खैर मानी बहुत ज्यादा है, उस पेश में ना जाएंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है तो वो ये आया है कि साहब जितने हम उम्मीद थी उससे वो तो पूरी हो रही है वियना में, लेकिन जितनी हो सकती थी यानी उसकी तो कोई था ही नहीं है, हो सकता क्या था। बहरहाल इस वक्त दुनिया ने छुट्टी, देखिए आप मुसलमान मुल्कों में चले जाइए तो ईद के जमाने में, रमजान के जमाने में, और शिया मुल्कों में जाइए तो मुहर्रम के जमाने में सब दफातर बंद, दफ्तर में मियाँ इतवार बैठते हैं, यानी ये है कचहरी बंद, दफ्तर में मियाँ इतवार बैठे हैं, तो मुस्तकिल इतवार चलता है। यहाँ पे यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक में अब ये सीजन आ गया है क्रिसमस का, यानी जो टॉक्स अभी वियना वाली रुकी हैं उनमें कोई बहुत पेंच बड़ा नहीं है। वो ये है कि साहब लोगों को अपने अपने मुल्कों में वापस जाना है, वहां पे क्रिसमस ट्री के नीचे बैठेंगे, कैरल्स गाएंगे और टर्की कटेगी और सेलिब्रेशन होगा
मसीह दौरे हाजिर के आने का, वो ये इस सिलसिले में ये छुट्टी हुई है। वैसे जैसे ही अमेरिका का स्टेटमेंट कही रहा है कि कुछ कायदे की बातें हो रही हैं। कायदे की बातों में एक पहलू ये है कि ईरान ने तो ये कह दिया था कि आप उस कमरे में बैठ के बात कीजिए जब तक कि आप सैंक्शंस ना उठा लें। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि साहब जितना हम सोच रहे थे उतना हो रहा है और ज्यादा हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि ईरान का जो स्टांस है वो अभी तक उसको रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि एक्सेप्ट किया है वेस्ट ने और वेस्टर्न ममालिक ने। ये जब बात अफसाना जब पेज खुलेगा तो आगे बात चलेगी। बात अब आज देखिए, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत पुरानी तारीख की बात ना करना चाहिए, लेकिन ये जरूर कि साहब सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, जो कि 1991 में, उसमें अफगानिस्तान भी मुलव्विस था। 89 में सोवियत ट्रूप्स वहां से निकले हैं मुजाहिदीन की वजह से, और जिसकी वजह से इतने कमजोर हो गए थे गोरबाचेव साहब कि सोवियत यूनियन डूब गया। वो डुबो दिए गए, जो कि बहुत, जिनको सब वेस्ट ने गले लगाया था उनको गले से, उनको हटा के येल्सिन साहब को गले लगा लिया। तो ये भी एक अफसाना है कि भाई डार्लिंग थे गोरबाचेव तो, लेकिन आखिरी मिनट में उनको हटा के येल्सिन को ले लिया गया, उनको हटा दिया गया। तो तब सोल सुपर पावर अमेरिका बनी। उसके बाद उसने जनाब खाड़ी की जंग की, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, फिर ये हुआ कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डोमिनेंस की बात होने लगी और न्योकॉन्स आ गए, और वो जनाब एक वहां पे अफगानिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन का उरूज हुआ तो वहां पे जनाब बमबारी शुरू हुई। और एक इसी बीच में लेमन ब्रदर्स 2008 में, जो कि उनका बहुत ही बड़ा बैंक था, बहुत ही बड़ा, यानी अमेरिकन कैपिटलिज्म के माथे का तिलक जिसे कहिए, वो था लेमन ब्रदर्स। वो टूट के डूब गया और उसके बाद कई 30, 32, 40, यानी यहां तक कि एमरॉन जिसमें कि हम लोग भी मुलव्विस थे, वो सब के सब डूब गए। अमेरिकन कैपिटलिज्म हिल गया और 2008 में ये हुआ वाकया। 2008 के बाद ट्रेजेक्ट्री अमेरिका की धीरे 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 डाउनवर्ड रही, नीचे की तरफ आती हुई रही। उसके बाद फिर सबसे बड़ा उसका जो लैंडमार्क है वो है अफगानिस्तान। जिस तरह से भगदड़ मची, यानी 1970 में वियतनाम से भागना, बिल्कुल वैसे ही, तकरीबन वैसे ही यहां से भागना, तो गोया उनकी एक इमेज जो है वो, लेकिन ये इमेज जो है ये कंफ्यूजन भी पैदा करती है। नकवी साहब, इससे पहले कि कुछ और आगे बात हो, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके तजुर्बात बहुत लंबे हैं। जो सोल सुपर पावर का जो आपने जिक्र किया, अब सोल सुपर पावर को ईरान ने वियना टॉक्स में इस हालत में पहुंचा दिया कि वो कमरे के अंदर एंट्री नहीं है। ये क्या किसी और मुल्क ने कभी सुपर पावर जिसे दुनिया में समझा जाता रहा, क्या कभी ऐसी असर्टिवनेस किसी और मुल्क ने कभी दिखाई? किसी जमाने में सोवियत यूनियन को भी एक सुपर पावर दोनों मुल्कों को समझा जाता था। कभी किसी मुल्क ने इतना असर्टिवनेस होकर के डिप्लोमेसी की है क्या, जितनी अब ईरान कर रहा है? ये इस मामले में ईरान अपनी जगह पे मुस्तहकम और बिल्कुल अटल खड़ा रहता है, शिफ्ट नहीं करता। न कि इसी से उसकी परेशानियां भी इसी वजह से हैं, और उसका उरूज और उसका जो इक़्तिदार है, जो दुनिया पे उसका एक छवि है, जो वो भी वकार जो है, ये भी इसी वजह से।
तो अभी तक तो कामयाब हैं, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जा है, मेरे नजर में नहीं आ रहा। देखिए, इनडायरेक्ट टॉक्स तो अगर आपको याद हो अफगानिस्तान के मामले में ही हुई थी, इनडायरेक्ट टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी सुपर पावर और इस वक्त की सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो, और ईरान कहनी हम आप एंटी रूम में बैठिए, उस कमरे में जाइए, बात हम न्यूक्लियर इश्यू पे बात तब शुरू करेंगे जबकि आप हमारे सैंक्शंस हटा लें। अब और बात सर क्या ये हो अभी रही तो अभी इस वक्त तो तकरीबन 40 साल गुजर चुके ईरान के इस्लामी इनकलाब को, जब बिल्कुल इन्फेंसी हालत में था। 79 अक्टूबर की बात है गालिबन, जब अमेरिका की एम्बेसी पर वहां के स्टूडेंट्स ने कब्जा किया और वहां लोगों को, डिप्लोमेट्स को कैदी बनाया और 444 दिन तक रखा कैद में, और तबस वाला वाकया भी हमें याद है। तो उतनी शुरुआत से ही वो अपनी एक असर्टिवनेस दिखाता रहा है और आज तक बहरहाल वो 8 साल की जंग भी बर्दाश्त की। तो ये लेकिन हाँ एक रियलिज्म भी है। हाँ देखिए, उनके यहाँ भी ये डिफरेंसेस हैं। हाँ डिफरेंसेस मसलन विलायत फकीह के ऊपर हैं हाँ डिफरेंसेस। हाँ विलायत फकीह पे डिफरेंसेस ईरान और नजफ में हैं, सिस्तानी में, और जो आयतुल्लाह हैं ये तेहरान में, हाँ, मैं नहीं वो जी उनमें उनमें वो इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है। लेकिन ये सही है कि, लेकिन बड़ा सफल भी है ईरान। देखिए, लोग भूल जाते हैं 1980s में जिसको कि ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं, उसको अगर याद करिए तो अजीब और गरीब किस्सा था वो। यानी रात को अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव तेहरान एयरपोर्ट पे आए बाइबल और केक लेके, और जनाब खुफिया तरीके से, उन दिनों में स्पीकर ऑफ द मजलिस थे हाशमी रफसंजानी, और जो प्रेसिडेंट थे वो इस वक्त सुप्रीम लीडर है, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक डील हुई थी जिसमें कि असलहे और इनके इजरायली असलहे कैसे लेके, क्योंकि मदद करनी थी अमेरिका को कॉन्ट्रास की। कॉन्ट्रास क्या? यानी वो लोग जो कि सैंडिनिस्टा से लड़ रहे थे। सैंडिनिस्टास कौन? वो कम्युनिस्ट जो कि निकारागुआ में आ गए थे। अब बताइए, ये इतने, तो इस किस्म की डिप्लोमेसी में भी ईरान रहा है। यानी वो बिल्कुल ये बाईद नहीं कि वो इसमें जो नेचुरल डिप्लोमेटिक कोर्सेज हैं उनमें भी वो होशियारी जानता है, उसमें भी रविश उसकी रही है, उसमें भी वो घूम फिर चुका है। लेकिन अपने जो बेसिक क्या है भाई, यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि हम कुछ के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम पैलेस्टीनियंस के मामले में उनका हक मिले, वरना हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये है, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ये हुसैनियत है वहां थोड़ी सी, कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी ये चीज है। अच्छा जी जी ये तो बहरहाल एक बीच में बात आ गई थी, तो ईरान के रिवोल्यूशन और उनकी डिप्लोमेसी के बारे में बात हुई। अब जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कई बार ये बता चुके हैं कि दुनिया की डिप्लोमेसी बदल रही है, दुनिया बदल रही है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट से और अफगानिस्तान से हटकर अपनी प्रायोरिटी चाइना और साथ साथ रशिया को भी बताता है। अभी रिसेंटली चीन और रूस के प्रेसिडेंट्स की जो मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग, उसके क्या मानी है, क्या कुछ है? क्योंकि वो मीटिंग हुई इस वजह से कि स्टोल्टनबर्ग साहब जो हैं, जो कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं और जो कि एक जमाने में नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, जब मैंने इनको इंटरव्यू किया था नॉर्वे में, उन दिनों में बहुत ही पीसनिक हुआ करते थे। लेकिन अब वो कुछ तरह हॉक हो गए हैं, नेटो का कुछ है, एक विरिलिटी आ जाती है नेटो की वजह से, तो उसकी वजह से वो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि हम जो भी चाहें करेंगे। कैसे करेंगे भाई? यूक्रेन का मामला जो है,
यूक्रेन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूसियों के साथ जाना चाहती है, माइनॉरिटी यूक्रेन नेशनलिज्म की है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है दुनिया का, उसका मरकज भी किसी हद तक कीव में है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन है। उसका सीधा खेल क्या है? खेल ये है, अच्छा, और नॉर्थ स्ट्रीम है और तमाम गैस और के रास्ते जो हैं वो यूक्रेन के जरिए हैं और जरिए ढूंढे जा रहे हैं जराए। तो इस रिश्ते को, ताकि यूरोप बिल्कुल इन पे डिपेंडेंट ना रहे, वो चाहता है कि वो सीधा गोया उसके बॉर्डर रूस से मिल जाएं और यूक्रेन नेटो का हिस्सा हो जाए। ये एक ऐसी रेड लाइन है कि जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन ये अगर करने की कोशिश की गई तो फिर जंग हो जाएगी। क्योंकि आपने गोया ये कह रहे हैं कि आप हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं, आप हमारे अंदर हमारे बॉर्डर पे आप अपना आप ऑलरेडी कर दिया। बाकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो नेटो का हुआ है, जो गोरबचेव से बातचीत हुई थी रेगन साहब की, और उसके बाद भी वो ये कि हम ये इसके बाद सोवियत यूनियन में जो चेंजेस आए उसके बाद ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा नेटो का, लेकिन होता गया। अब वो यहां पे है कि साहब हम इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर अमेरिका जो है उसके बहुत से यूरोपियन नेशन से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मसलन फ्रांस से ऑकस के बाद, जबकि फ्रेंच सबमरीन डील अमेरिकन के कहने पे बिलियंस की डील पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को दे दी गई, तब से बहुत नाला है। और भी वजह हैं जिसकी वजह से फ्रांस नाला है। अब फ्रांस को और यूरोप को अगर लगा दिया जाए, देखिए यूरोप के गैस पाइपलाइन यूरोप की रूस से यूरोप जाती है, ये गैस पाइपलाइन अमेरिका नहीं जाती। अमेरिका की एक अजीब सिचुएशन ये है, खुशकिस्मती ये है कि वो दोनों तरफ से, दो ओशन से, दुनिया के जो सबसे बड़े ओशंस हैं उनसे महफूज है। एक तरफ अटलांटिक ओशन और एक तरफ पैसिफिक ओशन। लेकिन उसकी कुव्वत इतनी है कि वो झगड़े अगर करा दे और ये दोनों आपस में लड़ जाएं और मुर्गे लड़ जाएं, वो इधर रकीब उधर हम बुलाए जाते हैं कि दाना डाल के मुर्गे लड़ाए जाते हैं। अगर ये हो जाए तो वो जरा सा दोनों दबे, फिर वो इंटरवीन करें अमेरिकन। तो उनका खेल ये है। दूसरा पहलू ये है कि ये चीन और रूस की जो दोस्ती बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, उसको उनको बाइफरकेट करना उनका आईन है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का, कि इनको दूर करना है किसी न किसी तरह से। और उसके स्टेजेस हैं। मसलन अभी ये है कि हम कंपीट करेंगे राइज ऑफ चाइना से, लेकिन इनको हम हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे नेटो के जरिए, सैंक्शंस के जरिए, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के ऊपर इनको हम घेरेंगे। तो इनको तो यहां तक कि ये इतने घबरा जाएं कि ये चीन से अगर और उसमें ककड़ी है कि तो उनसे जरा सा हटो तो हमसे दोस्ती करो। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जो अभी काफी देर तक चलेगी। इस पस मंजर में इन दोनों की मीटिंग हुई कि भाई ये ज्यादा गिदड़ भक्कियां उधर से ज्यादा बढ़ गई हैं, आओ हम तुम बात कर लें। तो दोनों ने बात कर ली। दोनों बड़े चौधरी हैं, एक शफ्ता हुआ सूरज है, एक ये पुतिन ने भी उस मुल्क, देखिए बड़ा अंपायर था जो कि टूट गया। पूरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक चले गए, यूक्रेन चला गया, जॉर्जिया चला गया। ये सब सोवियत अंपायर, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। उसके बाद भी उसने किसी तरह से समेट के एक रशियन पावर की
का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसको महफूज रखा है और उसको बढ़ाया है। वो एक कुव्वत है, वो एक यानी ऑर्डिनरी पावर नहीं है, वो अमेरिका के बराबर की पावर ना सही, लेकिन ये है कि अमेरिका उसको तहस नहस नहीं कर सकता। अगर कोशिश करेगा तो उसके पास इतने कारतूस हैं न्यूक्लियर कि वो उनको भी बर्बाद कर सकता है। तो ये एक जॉकिंग होती है। आपने पता नहीं देखा है, ये सूमो रेसलर्स जो हैं वो अक्सर, और बॉक्सिंग में भी, वो रिंग में चारों तरफ घूमते हैं कि हम कहाँ जैब करें, हम किस तरह से लंगोट कहाँ पकड़े, तो वो घूमते रहते हैं। तो ये सिचुएशन वो है कि तमाम कुव्वतें घूम रही हैं कि हम कहाँ पे हमारी उंगली उसके लंगोट में जाए और हम उसे खींच चले, ये है। तो अभी ऐसा ही चलेगा। इसमें खतरे यही हैं कि देखिए मिसकैलकुलेशन हो जाता है। आप हमेशा अगर कोई जंग की तारीख पढ़ता है तो उसको बताया जाता है कि पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक एक्सीडेंट से हो गई थी। यानी सरायेवो, जो कि बॉस्निया का कैपिटल है और जो कि उन दिनों में ऑटोमन के हिस्से में था, वहां पे ये एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को किसी एक सर्ब ने गोली मार दी और वो सब मरे। और उसके बाद तमाम अलायंसेस अनरेवल ऐसे हुए कि बड़ी जंग खड़ी हो गई। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें किताबें हैं उसके ऊपर, तो द गन्स ऑफ ऑगस्ट बहुत मशहूर किताब है। इसकी एक हिस्टोरियन है, द लेडी, जो कि केनेडी अपने तमाम स्टाफ से कहता था कि उस किताब को पढ़ो, गन्स ऑफ ऑगस्ट बाय बाबरा टुकमन। बाबरा टुकमन, ये हमारे सामईन भी लिख लें और इस किताब को लाएं और पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत चीजें मिलती हैं कि किस तरीके से पहली जंग अजीम हुई। लोग दूसरे की बात नहीं कर। अगर आप लेसन ले इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो कोई दूसरी जंग अजीम की बात नहीं करता, इसलिए कि वहां तो हिटलर एकदम से उसमें एक दीवानगी तारी हुई जिससे कि पूरी जंग हो गई। लेकिन जो जंग, जब इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स करता है, बिल्कुल जैसे जिस्म कोलैप्स करता है कि किडनी और लिवर और हार्ट और सब, तो ये पहली जंग हमेशा वो पढ़ाया जाता है एज अ लेसन कि किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स करता है और जंग हो जाती है। वो सिचुएशन अभी नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा नकवी साहब, आपसे चूंकि बात करने में बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं कभी कभी कहते हैं, मुझे कहते हैं कि साहब आप बीच में इंटरवीन ना किया करें। अब ये मजबूरी होती है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। तो अब जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं, जो मालूम करना चाहता हूं, वो ये कि सऊदी अरब की बादशाहत में क्या कुछ हो रहा है। अभी जो 3 दिन पहले जो जो मीटिंग हुई जीसीसी मुल्कों की, उस मीटिंग से पहले मोहम्मद बिन सलमान सभी मुल्कों का दौरा किया और वहां शाह सलमान मौजूद नहीं थे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब से ये क्राउन प्रिंस बने हैं तब से एक कैटलॉग इनके एक्शंस का आप देख ले। हरीरी के बेटे को, प्राइम मिनिस्टर को उठा लाए लेबनान से, अपने आप कैद। दुनिया में आपने कभी ये सुना है, आप अभी सवाल कर रहे थे कि कभी सुपर पावर को अगले कमरे में, साइड वाले कमरे में बिठा के गुफ्तगू हुई है? ये आपने कभी सुना है कि साहब एक प्राइम मिनिस्टर को जाके उठा ले आओ और हमें आप बंद कर दो? अपनी जितनी एलिट थी, राड्स, ये रिट्स कार्ल्टन होटल में, वहां साहब सब कुछ, जितने कमरे सब बंद, जितने बड़े बड़े लोग सबके सब बंद कर दिए। तो अदनान खशोगी जर्नलिस्ट, जो कि अमेरिका चला गया था, वहां उसकी दोस्ती हो गई थी कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट से, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट पे लिखने लगा था। वो क्रिटिक था, उससे मैं भी मिला था। मैंने, शायद आप, मेरे पास एक इंटरव्यू भी है, मैं आपको, आपके सामीन अगर देखना चाहे तो है उससे। लेकिन
उसको मरवा दिया। अभी बिल्कुल यानी गोया ओपन एंड शट केस है, लेकिन अभी दुनिया ने ये माना नहीं है कि ये है। उन दिनों में ट्रंप इनको बचा ले गए। फिर इन्होंने खास दोस्ती पैदा कर ली कुशनेर साहब से, जो दामाद थे ट्रंप के, और उनके जरिए ये समझे कि बिल्कुल इतना हाइपर एक्टिव डिप्लोमेसी जो कि वहां के उस इलाके के मिजाज से मुख्तलिफ थी। वहां का जो अगर आपको सऊदी अरेबिया का जरा सा भी, तो बिल्कुल सिल्क कर्टन्स के पीछे खामोशी से डिप्लोमेसी बहुत ही होती थी। बहुत ही लॉन्ग टर्म फॉरेन मिनिस्टर्स थे, अंदाजा नहीं हो पाता था। ये नाटक और ये पायरो टेक्निक्स और ये हाई वायर एक्ट सर्कस वाला, ये बिल्कुल एक नई चीज थी, अजूबा। अब उसका अंदाजा हमें इसलिए नहीं है कि वहां की जो वहाबी जो एक डील, एक कॉम्पैक्ट पुराना है वहाबीइज्म का और उनके किंगशिप का, वो रिश्ता जो है उसमें हम ये हाशमी रफसंजानी कहा करते थे कि भाई जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं इनको चलने दिया जाए, क्योंकि ये अगर हटे तो फिर वहाबीज बहुत ज्यादा छा जाएंगे। ये एक थिंकिंग ईरान में कम से कम रफसंजानी के जमाने में ये थी कि भाई इनको जैसे है ये बेहतर है उससे कि और जो आ सकता है। अब इन्होंने क्या किया, एक कूद पहले ही कर दिया भाई, अपने आप को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया, जबकि और भी लोग थे लाइन में। मसलन मेरे ख्याल में इनका जो मोहम्मद बिन नायफ थे जिनका ऐलान भी हो चुका था, नायफ का बेटा, जी जी जी, वो और बहुत पावरफुल था वो तो। ये पूरी इस वक्त जो हो रहा है यहाँ यमन में, ये पूरी तंजीम सीनियर नायफ अब्दुल अजीज की बनाई हुई है। ये अब जरा सा हट के आपको ये लोगों को मालूम नहीं है, जबकि ये आपके सिखाए जा रहे थे, ट्रेन किए जा रहे थे मुजाहिदीन 80s में अफगानिस्तान में। तो नायफ का ये कहना था कि भाई ये तो लोग जो ट्रेन किए जा रहे हैं हमारे लोग तो नहीं है, ये तो नॉन अरब हैं। तो उसी वक्त एक अदन में, एडन में नासर वगैरह के असरात भी थे वहां पे भी। तो वहां अगर ये लड़ रहे हैं तो हम एक तंजीम यहां भी बना। तो ये जो अरब अलकायदा इन अरेबिया, ये तंजीम बनाई हुई नायफ की है, जिनके की बेटे को हटा के सलमान, ये मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने। अब तब भी ये था कि शायद बादशाह जो थे सलमान, वो नॉमिनल किसी हद तक हो गए थे। उड़ी हुई ये थी कि शायद वो उनमें नकाहत है, शायद थोड़ी सी अल्जाइमर वगैरह का भी असर है, कुछ ये उड़ी हुई खबरें थी। मेरे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी सेहत के ऊपर डाउट था। अब यह भी समिट हुई, पहली समिट हुई है जिसमें कि बादशाह मौजूद नहीं। अब भाई इसके तो कई मानी हो सकते हैं कि बादशाह कहाँ थे और क्यों नहीं आए। क्या अंदर से क्या बादशाह नहीं है, खुदा न खास्ता, क्या 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 कोई कू की कोशिश हो रही है, क्या ये बादशाह खुद बन रहे हैं, बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि पहली दफा वो मीटिंग मेरे ख्याल में घंटे भर के अंदर जितने लोग इकट्ठा हुए थे, वो किसी ने लिखा है कि इंजन उनके टारमैक पे कूल ऑफ भी नहीं हो पाए थे कि मीटिंग में यूं यूं करके चले गए। क्यों गए? इसलिए कि उन्होंने देखा कि भाई ये तो अभी क्राउन प्रिंस ही है, वहां से अमीर आ रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि इन्होंने बुलडोज किया हो कोई रेजोल्यूशन, मसलन ईरान के ऊपर, जिसमें कि बहुत से को उससे एतराज हो सकता है और लोगों को एतराज हो सकता है। कोई न कोई ऐसी बात है जो बाद में निकल के आएगी, जिसकी वजह से आनन फानन
वो मीटिंग हुई और खत्म हो गई। अब आप चाह रहे हैं कि साहब किसी तरह से 1967, आप बताइए, इतना रेडिकल व्यू लेना, बिल्कुल, अरे भाई ये तो व्यू अगर ये कर दे तो ईरान भी मान जाए। अगर ये कर दे कि 1967 में अगर आ जाए 67 की लाइन पे, जो कि 67 वॉर में इजराइल ने ले लिया था इजिप्शियन फोर्सेस को हरा के और जॉर्डेनियन फोर्सेस को हरा के, तो समझौता हो सकता है। कहते हैं एमएसबी, मैं सारे अरब वर्ल्ड को ले आऊंगा। अब आप क्या, अब मैं कहना नहीं चाहता क्या इनका इतना रुतबा है कि तमाम अरब मुल्कों को और मुस्लिम ममालिक को ले आए? मुझे नहीं मालूम है, मुझे अंदाजा नहीं। तो ये भी वही है, पोजिशनिंग ग्लोबल लेवल पे हो रही है, सर्कल कर रहे हैं लोग कि भाई अपने आप को कहीं ना कहीं किसी तरह से अपनी बका चाहिए, अपनी सिग्निफिकेंस चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए। तो ये भी अपना रोल बनाना चाह रहे हैं वहां पे, क्योंकि ये इन्होंने डुबो दिया है अपने आप को, अपने मुल्क को यमन की लड़ाई में। इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अब यमन के मिसाइल रियाद तक आते हैं, यानी वहां तक पहुंच रहे हैं जहां इनके ऑयल के वेल्स हैं, वहां तक अंदर घुस के आ गए हैं लोग। तो ये अच्छा खबरें दबी हुई हैं, वेस्टर्न मीडिया इनको अभी छूता नहीं अब भी, क्योंकि पुरानी आदतें हैं कि इनको बादशाह को सऊदी अरेबिया को अभी परेशान न करो ज्यादा, की आदत ये है कि आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद एक इंटरव्यू होगा एमएसबी के साथ, और अगर न हो तो ये गए, और अगर हुआ तो शायद इनकी बका हो जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप बहुत ही गहराई से और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ में जो चीजें बताते हैं वो बहुत ही सीधा सीधा समझ में आने वाली होती हैं, और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं, और मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।